शिमले का मौसम सर्द हो जाने की वजह से काफी लोग मैदानी इलाकों में वापस चले गए थे। मॉल रोड शाम के बाद खाली हो जाती, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते। इमरान उसी रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया जहां वो उससे पहले 2-1 बार आया था। ये दरमियाने दर्जे का पुरसुकून रेस्टोरेंट था और वहां चाय बड़ी अच्छी मिलती थी। उनकी कॉफी भी बहुत आला क्वालिटी की थी। मगर उस शाम इमरान का चाय पीने को जी चाह रहा था। उसने चाय मंगवाई और बड़े आराम से एक एक घूंट करके पीने लगा। वो कोने वाली मेज पर बैठा हुआ था। हस्बे मामूल रेस्टोरेंट में धीमी धीमी रोशनी थी। अचानक उसने देखा कि वही लड़की कार्मेन हाथ में प्लास्टिक का बैग लिए रेस्टोरेंट में दाखिल होकर काउंटर पर फोन करने लगी है। इमरान दिल में दुआ मांगने लगा कि ये मुसीबत कहीं उसके पास ना आ जाए, लेकिन होने वाली बात होकर रहती है और बाज़ औक़ात इंसान को कुछ पता नहीं होता कि कुदरत उसके लिए क्या कर रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जिस चीज को मुसीबत समझता है वही उसके लिए रहमत का बायस बन जाती है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। फोन करने के बाद अचानक कार्मेन की नजर इमरान पर पड़ गई। खुदा जाने उस लड़की को इमरान पसंद आ गया था या गुंडों से उसकी इज्जत बचाने के बाद वो उसकी कुछ ज्यादा ही एहसानमंद हो गई थी। उसकी नजर जैसे ही इमरान पर पड़ी वो वहीं से इमरान के पास आ गई और गुड इवनिंग सर कहने के बाद बोली, सर आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है। उस रात मैंने अपनी मम्मी से जब कहा कि सर शिमले में आए हुए हैं तो वो मुझसे सख्त नाराज हुई कि मैंने आपको अपने घर क्यों न बुलाया। सर प्लीज आज मेरे साथ जरूर चलें, मेरी मम्मी आपसे मिलने की जबरदस्त ख्वाहिशमंद है। इमरान ने बेएतनाई से कहा, सॉरी कार्मेन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, फिर कभी सही। कार्मेन इसरार करने लगी, बोली, सर मेरा एक कजन कैप्टन हेनरी भी इत्तेफाक से हमारे यहाँ आया हुआ है। सर वो कमांडो बटालियन में है और आजकल उसकी ड्यूटी किसी वीआईपी इंडियन साइंटिस्ट के सिक्योरिटी स्क्वाड के कमांडर के तौर पर लगी हुई है। सर कैप्टन हेनरी बड़ा जॉली फेलो है, उसे बहुत लतीफे इजाद हैं। सर आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। सर प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हमारे यहाँ चलें, मेरी मम्मी को आपसे मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश है। कार्मेन को अब इसरार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जब इमरान ने यह सुना कि उसका कजन कैप्टन हेनरी किसी भारतीय साइंसदान के सिक्योरिटी गार्ड का कमांडर है तो उसकी तबीयत एकदम हशाश बशाश हो गई। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे काले स्याह बादलों में से अचानक सूरज की किरणें फूट पड़ी हों। उसे यकीन हो गया था कि ये कैप्टन हेनरी भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति के सिक्योरिटी गार्ड का ही कमांडर हो सकता है। चूंकि भारतीय साइंसदान बीमार है और वो क्लब में नहीं आ रहा, इस वजह से कैप्टन हेनरी को कार्मेन की फैमिली से मिलने का मौका मिल गया है। लेकिन इमरान कार्मेन के आगे एकदम उसके यहाँ जाने का इजहार नहीं करना चाहता था। हालांकि वो उसके यहाँ जाने को तैयार था और कार्मेन से ज्यादा बेताब भी। उसने कहा, नहीं नहीं कार्मेन, फिर किसी रोज सही, मैं अभी शिमले में ही हूँ। कार्मेन हस्बे आदत फिर इसरार करने लगी। तब इमरान बोला, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कार्मेन खुशी से उछल पड़ी, बोली, सर थैंक यू वेरी मच, प्लीज मेरे साथ आ जाएं। कार्मेन अपनी मम्मी के साथ शिमले के जिस बोर्डिंग हाउस या रेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी वो माल रोड से ज्यादा दूर नहीं था। सिर्फ एक थोड़ी सी चढ़ाई थी। आगे एक गिरजाघर था, उसके अकब में ऊंचे दरख्तों के नीचे एक छोटी सी एक मंजिला इमारत थी जिसके बाहर चंद एक छोटी गाड़ियां और चंद एक स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। कार्मेन की मम्मी ने यहाँ 2 कमरे ले रखे थे। एक में दोनों माँ बेटी का बेडरूम था, एक ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर शीशे के फ्रेम में कार्निस के ऊपर लगी हुई थी। तस्वीर के नीचे एक कैंडल स्टिक में मोमबत्ती रोशन थी। कार्मेन की माँ अधेड़ उम्र की बड़ी खुश मिजाज औरत थी। वो बड़ी खुश अखलाकी के साथ इमरान से मिली। इमरान ने कार्मेन को अपना नाम अभी तक नहीं बताया हुआ था। शायद वो उसे हिंदू समझ रही थी, लेकिन इमरान समझता था कि जहाँ उसे अपने आप को क्रिश्चियन जाहिर करना होगा, उसने अपना एक क्रिश्चियन नाम भी सोच लिया था। कार्मेन की मम्मी ने इमरान का माथा चूमा और बड़ी शफकत का इजहार करते हुए बोली, बेटा जब कार्मेन ने मुझे बम्बई में बताया कि आज गार्डन में जब वो स्टडी करने गई थी तो कुछ गुंडों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन एक नौजवान ने बड़ी बहादुरी से गुंडों का मुकाबला करके उन्हें मार भगाया, तो मैं उसी वक्त से तुम्हें मिलने को बेताब थी और खुद मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। इमरान को कार्मेन से और कार्मेन की मम्मी की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो खंदा पेशानी से उनकी बातें सुन रहा था और साथ ही साथ उसकी नजरें कैप्टन हेनरी को भी तलाश कर रही थी। वो उसे वहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी मैंने तो महज अपना इंसानी फर्ज अदा किया था, इसमें किसी पर एहसान वाली कोई बात नहीं। कार्मेन इमरान की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसकी मम्मी ने कहा,
फिर भी बेटा, आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए गुंडों के साथ उलझता है और अपनी जान खतरे में डालता है। इतने में सामने वाले बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक दराज कद, खुश शक्ल, सांवले रंग का नौजवान नमूदार हुआ। उसने गहरे रंग का गर्म सूट पहन रखा था। कार्मेन ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हेनरी, ये है वो सर जिन्होंने बंबई में गुंडों से मेरी इज्जत बचाई थी। कैप्टन हेनरी ने मुस्कुराते हुए इमरान की तरफ हाथ बढ़ाया और अंग्रेजी में कहा, सर, आपसे मिलकर वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई है। कार्मेन बोली, आई एम सॉरी हेनरी, मुझे अभी तक सर का नाम मालूम नहीं। इन्होंने अपना नाम बताया ही नहीं। इमरान ने अपना एक क्रिश्चियन नाम पहले ही से सोच रखा था। उसने बड़ी गर्मजोशी से कैप्टन हेनरी से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम जेम्स है। मेरे दोस्त मुझे जिम्मी कहते हैं, आप भी मुझे जिम्मी कह सकते हैं। कैप्टन हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्मेन ने मुझे आपकी बहादुरी का सारा किस्सा सुनाया था कि किस तरह आपने बंबई के खतरनाक गुंडों की मुरम्मत की और कार्मेन की इज्जत बचाई। हम सब फैमिली वाले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको तो कमांडो बटालियन में होना चाहिए था। इमरान बोला, कैप्टन साहब, मुझे भी भारतवर्ष की कमजोर औरतों का कमांडो ही समझिए। कार्मेन और कैप्टन हेनरी कहा लगाकर हंस पड़े। कार्मेन की मम्मी ने कहा, जिम्मी बेटा, अब हम तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। इमरान खुद वहाँ ज्यादा से ज्यादा ठहरना चाहता था, लेकिन तकल्लुफ भी बहुत जरूरी था। कहने लगा, नहीं आंटी, आप इतनी तकलीफ न करें। इमरान को कार्मेन की जबानी इतना मालूम हो चुका था कि ये कैप्टन हेनरी किसी भारतीय वीआईपी साइंसदान की सिक्योरिटी स्क्वाड का कमांडर है। अब वो ये मालूम करने को बेताब था कि वो भारतीय साइंसदान कौन है। क्या वाकई वो डॉक्टर रघुपति ही है? कार्मेन की मम्मी बोली, तुम भी हमारे बेटे की तरह ही हो जिम्मी, तकलीफ की भला क्या बात है। उसने कार्मेन से कहा, कार्मेन बेबी, जल्दी से किचन में जाकर देखो खाने में कितनी देर है। कार्मेन किचन की तरफ चली गई। उसकी मम्मी खाने की मेज को ठीक करने लगी। कैप्टन हेनरी इमरान को लेकर सोफे पर बैठ गया और बातें शुरू हो गई। कैप्टन हेनरी ने पूछा, मिस्टर जिमी, आप क्या करते हैं? क्या कोई बिजनेस है या सरकारी जॉब? इमरान ने सारा स्क्रीन प्ले पहले से सोच रखा था, बल्कि उसके दिमाग में कैप्टन हेनरी के जरिए पाकिस्तान दुश्मन भारतीय साइंसदान को ठिकाने लगाने का पूरा मंसूबा तैयार हो चुका था। उसने कहा, असल में मैं जर्नलिस्ट राइटर हूँ और मेरा ताल्लुक कलकत्ते के एक अंग्रेजी अखबार अमृत बाजार पत्रिका से है। कलकत्ते के इस मशहूर अंग्रेजी अखबार का जिक्र इमरान ने इसलिए किया था कि कलकत्ता वहाँ से बहुत दूर था, जबकि उस फैमिली का ताल्लुक बम्बई से था। अगर वो बम्बई के किसी अंग्रेजी अखबार का नाम लेता तो बहुत मुमकिन था कि कैप्टन हेनरी और उसकी मम्मी वगैरह उस अखबार के स्टाफ से वाकिफ होते। वो पढ़े लिखे क्रिश्चियन थे और वहाँ भी उनके मेज पर टाइम ऑफ इंडिया का अंग्रेजी अखबार मौजूद था। कैप्टन हेनरी खुश होकर बोला, फाइन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एफएससी करने के बाद मेरा इरादा जर्नलिज्म ज्वाइन करने का था, लेकिन हमारे डैडी की ख्वाहिश थी कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। चुनाचे मैंने फौज में कमीशन ले लिया। कैप्टन हेनरी खुद ही उस तरफ आ गया था जिस तरफ इमरान उसे लाना चाहता था। उसने फौरन सवाल कर दिया, तो आपका ताल्लुक जैसा कि आपने कहा है कि कमांडो बटालियन से है? कैप्टन हेनरी बोला, यस, 11 पूना रेजिमेंट की कमांडो बटालियन से, लेकिन आजकल मेरी बड़ी अहम ड्यूटी लगी हुई है। मैंने तो अपने कमांडिंग अफसर से दरखास्त की थी कि मुझे बेशक कश्मीर के महाज पर भेज दो, मगर उसने मुझे एक सिक्योरिटी स्क्वाड का कमांडर लगा दिया। इमरान ने बेनियाजी जाहिर करते हुए पूछा, क्या आपका ये स्क्वाड किसी मिनिस्टर, मेरा मतलब है किसी मंत्री का सिक्योरिटी स्टाफ है? कैप्टन हेनरी बेजारी से बोला, नहीं जिम्मी भाई, ऐसा होता तो कोई बात भी थी। मुझे तो एक बूढ़ा गंजा साइंसदान दे दिया गया है कि उसकी 24 घंटे हिफाजत करो। ये कोई अहम साइंसदान है? हाँ, याद आ गया, कहते हैं कि ये भारत के लिए हाइड्रोजन बम के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको तो फिर दिल्ली राजधानी में होना चाहिए था, क्योंकि इंडियन एटॉमिक कमीशन का हेड तो वही है। कैप्टन हेनरी ने सिगरेट का पैकेट निकालकर इमरान को सिगरेट पेश करते हुए कहा, सिगरेट प्लीज। इमरान बोला, शुक्रिया कैप्टन, मैं सिगरेट नहीं पीता। कैप्टन हेनरी ने खुद एक सिगरेट सुलगा लिया और बोला, बात यह है कि ये साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर रघुपति है, आजकल सोलन के पास एक फौजी कैंप में मुकीम है और वहीं अपने फॉर्मूले पर काम कर रहा है। हफ्ते में एक बार वो शिमले के ओल्ड ऑफिसर्स क्लब में ब्रांडी के 2 पैग पीने और बिलियर्ड खेलने आता है। कुछ दिनों से वो बीमार है, उसे फ्लू हो गया है और फौजी कैंप में ही उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मुझे मौका मिल गया और मैं आंटी और कार्मेन से मिलने आ गया हूँ। हर शय वाज़ेह हो गई थी, हर शय की तस्दीक भी हो गई थी। इमरान का रास्ता भी साफ हो गया था। उसने भारतीय साइंसदान के मौजू को अलग रख दिया और ओल्ड ऑफिसर्स क्लब के बारे में कहने लगा, अरे हाँ, याद आ गया, इस ओल्ड ऑफिसर्स क्लब की शोहरत तो कलकत्ते में हमारे अंग्रेजी रोजनामे अमृत बाजार पत्रिका तक भी पहुंच चुकी है। बल्कि मुझे चीफ एडिटर साहब ने खत भी लिखा था कि इस ओल्ड ऑफिसर्स क्लब के बारे में अगर हो सके तो एक फीचर तैयार करके भिजवा दो।
क्योंकि सुना है कि वहाँ तमाम रिटायर्ड सरकारी और फौजी ऑफिसर्स रात को बैठते हैं और अपने अपने जमाने की बड़ी दिलचस्प कहानियां और सच्चे वाकयात एक दूसरे को सुनाते हैं। कैप्टन हेनरी बोला, अरे मिस्टर जिम्मी, उन लोगों के पास बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं, तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। इमरान ने कहा, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ कैप्टन साहब? सुना है कि वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतजाम है और किसी अजनबी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कैप्टन हेनरी कहने लगा, तुमने ठीक सुना है। इन बुढ़े रिटायर्ड अफसरों में 6-7 फौजी जर्नैल भी हैं जो कश्मीर के महाज पर और खास तौर पर कारगिल के महाज पर लड़ते रहे हैं। उन्हें कश्मीरी कमांडो से जान का खतरा लगा रहता है। चुनाचे उन्होंने अपने तौर पर गार्ड्स वहां तैनात किए हुए हैं जो शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक किसी को क्लब के करीब नहीं भटकने देते। लेकिन तुम मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ जाओगे, मैं तुम्हें उन जर्नैलों से भी मिलाऊंगा। उनके पास बड़ी जबरदस्त जंगी कहानियां हैं जो तुम अपने अखबार में छाप सकते हो। इमरान ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं कि उनके कारनामे भारतवर्ष की जनता तक भी पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि हमारी सेना कितनी बहादुर है। कैप्टन हेनरी बोला, इसमें कोई शक नहीं मिस्टर जिम्मी कि कश्मीर के महाज पर, खास तौर पर कारगिल में हमारी सेना बड़ी दलेरी से लड़ी है। लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन और हमारे सिपाहियों में एक बड़ा फर्क है। इमरान ने पूछा, वो क्या? कैप्टन हेनरी बोला, फर्क ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन जिहाद कर रहे हैं, वो मरना जानते हैं और मरने के लिए आते हैं, जबकि हमारे सिपाही मौत से डरते हैं। वो मरना नहीं चाहते और जब मौत को आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाने का वक्त आता है तो सिपाही भाग जाते हैं, जबकि कश्मीरी मुजाहिदीन हमारे मोर्चों में घुस आते हैं और 6-7 को मारकर खुद भी मर जाते हैं। इमरान ने कहा, ये तो हमारे प्रेस ने भी लिखा है कि हमारी सेना के सिपाही कश्मीर के महाज पर जाने से घबराते हैं। फिर उसने जल्दी से मौजू बदल दिया और अपने मौजू पर आ गया। बोला, मैं इस दिलचस्प ओल्ड ऑफिसर्स क्लब पर अपने अखबार में पूरा फीचर लिखना चाहूंगा। आप मुझे कब अपने साथ क्लब ले जा रहे हैं? कैप्टन हेनरी बोला, वो बुढ़ा साइंसदान अभी बीमार है, मैं उसको लेकर ही वहाँ जाता हूँ। मेरा ख्याल है 2-1 दिन तक ठीक हो जाएगा, फिर तुम मेरे साथ चले चलना। तुम्हारा कोई फोन नंबर हो तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें फोन पर इत्तला कर दूंगा। उसके साथ ही कैप्टन हेनरी ने अपनी जेब में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर इमरान को दिया और कहा, इस पर मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, तुम चाहो तो इस नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हो। इमरान ने उसे अपने फ्लैट का टेलीफोन नंबर लिखवा दिया। इतने में मेज पर खाना लगा दिया गया था। कारमेन और उसकी मम्मी खुद खाना लगवा रही थी। मम्मी ने आवाज दी, कैप्टन हेनरी, मिस्टर जिमी, प्लीज कम ऑन, डिनर तैयार है। खाने पर कैप्टन हेनरी ने बड़े लतीफे सुनाए। इमरान को भी जितने लतीफे याद थे सारे के सारे सुना डाले। वो उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा घुल मिल जाना चाहता था। बम्बई में गुंडों के वाक़े ने उस फैमिली में इमरान के लिए पहले ही काफी जगह पैदा कर दी थी। अब उसने अपनी खुश अखलाकी और लतीफाबाजी से उन लोगों के दरमियान अपनी जगह पैदा कर ली। डिनर के बाद कॉफी का दौर चला। इमरान वहाँ से रात देर गए वापस आया। कैप्टन हेनरी और कारमेन उसे बाहर तक छोड़ने आए। कारमेन ने कहा, सर आपके आने से हम सब बड़े खुश हुए हैं। कैप्टन हेनरी ने कहा, मैं तो कल वापस सोलन फौजी कैंप चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ आते जाते रहें ताकि इनका दिल भी लगा रहे। यहाँ क्रिश्चियन सोसाइटी बहुत कम है, हिंदू सिख लोग ज्यादा हैं। इमरान ने कहा, मैं जरूर आ जाया करूंगा, मुझे तो मम्मी से अपनी मम्मी की तरह प्यार हो गया है। इमरान अपने फ्लैट में वापस आया तो बहुत खुश था। अब उसे अपना टारगेट अपनी आंखों के बिल्कुल सामने अपने से चंद फुट के फासले पर दिखाई दे रहा था। अब डॉक्टर रघुपति की मौत यकीनी थी। इमरान सोचने लगा कि जो नई सूरत हाल पैदा हो गई है उसके बारे में मुजाहिद फिरोज से बात करे या न करे। आखिर उसने यही फैसला किया कि अभी उससे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, अभी इस राज को राज ही रहने देना चाहिए। जब टारगेट मार लिया जाएगा तो फिर उसे बता देंगे। चुनाचे दूसरे रोज जब मुजाहिद फिरोज उससे मिलने आया तो इमरान ने कैप्टन हेनरी का जिक्र तक न किया। उसने पूछा, रात को मिशन पर गए थे? इमरान बोला, हाँ गया था और 12 बजे रात तक घात में छुप कर बैठा डॉक्टर रघुपति का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। मुजाहिद फिरोज कहने लगा, अगरचे वो बीमार है लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब ठीक होकर क्लब में नमूदार हो जाए। तुम्हें हर हालत में अपनी ड्यूटी पर मौजूद होना चाहिए। इमरान बोला, मैं तो हर रात जाऊंगा और जब तक उसे खत्म नहीं कर लेता जाता रहूंगा। मुजाहिद फिरोज ने कहा, बिल्कुल ठीक। इमरान को अब किसी शॉटगन या बड़े ऑटोमेटिक पिस्टल या रिवॉल्वर की जरूरत नहीं थी। हालात ने जो नई शक्ल इख्तियार कर ली थी उसमें उसे एक छोटे मगर ऑटोमेटिक साइलेंसर वाले पिस्तौल की जरूरत थी जिसे वो अपने अंडरवेयर में भी छुपा सके। उसने मुजाहिद फिरोज से कहा, मेरे पास शॉटगन तो पहले से मौजूद है, लेकिन कुछ पता नहीं ऐन मौके पर किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए। मैं समझता हूँ कि मुझे एक छोटा ऑटोमेटिक पिस्टल भी अपने पास रखना चाहिए जिस पर साइलेंसर चढ़ा हो। मुजाहिद फिरोज ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल शाम को तुम्हें एक जर्मन ऑटोमेटिक पिस्टल मिल जाएगा। वो 12 बोर का है, उस पर साइलेंसर भी चढ़ा हुआ होगा। तुम शाम को बाहर मत निकलना। मैं शाम को अपने फ्लैट में ही रहा।
शाम जरा गहरी हुई तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी जिसने मिस्त्री वाले कपड़े पहन रखे थे हाथ में थैला लिए खड़ा था। कहने लगा, मुझे किशोरी लाल से मिलना है। मैंने कहा, मैं ही किशोरी लाल हूँ, तुम्हें किसने भेजा है? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। थैले में से प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटी हुई कोई शय निकाल कर मुझे दी और कहा, आप ये लिफाफा हमारी दुकान पर भूल आए थे। उसने लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चल दिया। मैं दरवाजा बंद करके बेड पर आ गया। लिफाफा खोला तो उसमें छोटे साइज का एक जर्मन ऑटोमेटिक पिस्टल था। उस पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। मैंने चैम्बर खोल कर देखा, उसमें मैगजीन भरा हुआ था। पिस्तौल मैंने बेडरूम की एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। मुजाहिद फिरोज को मैंने यही कहा था कि मैं आज रात भी भारतीय साइंसदान की तलाश में जाऊंगा, मगर मुझे अब वहां जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस बात की कैप्टन हेनरी ने तस्दीक कर दी थी कि भारतीय साइंसदान बीमार है और अभी वो क्लब में नहीं जाता। मैंने खुद ही थोड़ा बहुत खाना गर्म करके खाया और बेडरूम की बत्ती बुझा कर लेट गया। अब मुझे कैप्टन हेनरी के टेलीफोन का इंतजार था कि वो कब मुझे अपने साथ लेकर ओल्ड ऑफिसर्स क्लब में जाता है। उस रोज उसका टेलीफोन न आया। दूसरा दिन गुजर गया, उससे अगले रोज भी टेलीफोन न आया तो मुझे बेचैनी सी लग गई। कहीं कैप्टन हेनरी वापस न चला गया हो, कहीं भारतीय साइंसदान को किसी बड़े शहर के फौजी अस्पताल में मुंतकिल न कर दिया गया हो। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आखिर मैंने कैप्टन हेनरी को खुद टेलीफोन करने का फैसला किया। उसने मुझे अपना छावनी का नंबर दिया हुआ था। मैंने उस नंबर पर फोन किया तो दूसरी तरफ से घंटी बजने लगी। फिर किसी ने फौजी अंदाज में कहा, 3rd बटालियन हेडक्वार्टर। मैंने कहा, क्या मैं कैप्टन हेनरी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से आवाज आई, 1 मिनट होल्ड करें। 3-4 सेकंड के बाद कैप्टन हेनरी की आवाज सुनाई दी, यस कैप्टन हेनरी स्पीकिंग। मैंने अंग्रेजी में कहा, मैं जेम्स बोल रहा हूँ। कैप्टन हेनरी ने खुश होकर कहा, हेलो जेम्स, कैसे हो? मैंने कहा, सर मैंने ओल्ड ऑफिसर्स क्लब के बारे में कलकत्ते अपने अखबार के एडिटर से टेलीफोन पर बात की तो वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, उस पर एक फीचर लिख कर भेज दो, हम उसे संडे एडिशन में शाया करेंगे। कैप्टन हेनरी बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर रघुपति हेल्थ सेंटर से सेहतयाब होकर वापस आ गया है। मेरा ख्याल है 2-1 रोज के बाद वो क्लब जाएगा। मैं तुम्हें फोन पर इत्तला कर दूंगा। और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैप्टन हेनरी ने पूछा, मम्मी की तरफ गए थे या नहीं? मैंने माजरत के अंदाज में कहा, सॉरी हेनरी, 2 दिन में बहुत मसरूफ रहा। आज शाम को वहां जाने की कोशिश करूंगा। कैप्टन हेनरी बोला, जरूर जाना, मम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैंने हंसकर कहा, वो बड़ी अच्छी खातून है। कैप्टन हेनरी बोला, ओके, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। ये कहकर उसने बाय बाय कहा और फोन बंद कर दिया। गाड़ी सीधे ट्रैक पर जा रही थी। अब सिर्फ मुझे इंतजार करना था और इंतजार की घड़ियां बड़ी तकलीफदेह होती जा रही थीं। मजीद 2 दिन गुजर गए। इस दौरान मुजाहिद फिरोज शाम को फ्लैट पर आकर मुझसे मिल गया। मैंने उसे यही बताया कि मैं हर रोज रात को क्लब के बाहर झाड़ियों में छुपकर भारतीय साइंसदान का इंतजार करता हूँ, मगर वो नहीं आ रहा। शायद ज्यादा ही बीमार हो गया है। मुजाहिद फिरोज ने कहा कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर रात घात लगाकर बैठे रहना चाहिए, किसी न किसी रात को वो जरूर आएगा। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। कैप्टन हेनरी का दोपहर के बाद फोन आ गया। कहने लगा, मैं आज रात सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ ओल्ड क्लब आ रहा हूँ, तुमने वो क्लब देखा हुआ है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं देखा। वो बोला, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना कि रात को 9 बजे माल रोड वाले अशोक रेस्तरां में आकर बैठ जाना। मेरा अर्दली तुम्हें आकर ले जाएगा। वो मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में होगा, गाड़ी का नंबर तुम लिख लो। उसने मुझे गाड़ी का नंबर लिखवा दिया। कहने लगा, अर्दली तुम्हें ओल्ड ऑफिसर्स क्लब पहुंचा देगा, तुम वहां ड्राइंग रूम में बैठ जाना, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। ओके? मैंने जवाब दिया, ओके। कैप्टन हेनरी ने कहा बाय बाय और फोन बंद कर दिया। मुझे पिस्तौल लेकर क्लब में जाना था। ये बात मेरे हक में खतरनाक साबित हो सकती थी। हो सकता है वहां का सिक्योरिटी स्टाफ मेरी तलाशी ले। ये ख्याल मेरे लिए परेशान कुन था, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।